राष्ट्र का उत्पादन बढ़ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, बिजली बन जाए, स्वास्थ्य सेवाएं, ये सब कुछ हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि उसके बाद भारत की संभावनाएं खत्म हो जाएगी और अफ्रीका के ऊपर ये विंडो खुलनी शुरू हो जाएगी। अफ्रीका का नंबर आ जाएगा, क्योंकि तब तक अफ्रीका जो आज बच्चे वहां बहुत ज्यादा हैं, डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा है, वो आबादी यूथ हो जाएगी। तो 2047-45 के बाद अगर बात करें डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी अफ्रीका के ऊपर खुलनी शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया की मार्केट अफ्रीका भागेगी, अफ्रीका के लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप ये याद रखना उस समय जब आप रहोगे। तो 2030 एक ऐसा साल है विच इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर, मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर जो है वो माना जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए जो विजन डॉक्यूमेंट बताया गया है वो एक मिड जर्नी है हमारी। दिस इज वन इज अ मिड जर्नी कि हम 2030 में मोस्ट प्रोडक्टिव एज में प्रवेश कर जाएंगे। मोस्ट यूथ के बारे में तो आपने सुना था, राइट? मोस्ट प्रोडक्टिव एज में हम एंटर कर जाएंगे, यानी भारत चाहे तो अपनी जो संख्या है वो कई गुना बढ़ा सकता है, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी नॉलेज। आपने देखा होगा बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है। अभी आपने 3-4 दिन पहले न्यूज पढ़ी होगी कि उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए यूनिवर्सलाइजेशन किया जाएगा, कि हर बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाए ही जाए। अगर आप लोगों की नजर पड़ी होगी, फ्रंट पेज की एक न्यूज थी, आपने ध्यान दिया होगा अगर उस पर, तो यह पूरा प्रयास किया गया कि किसी भी हालत में जो है वो यहां पर किसी भी हालत में एनरोलमेंट बढ़ाई जाए। आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो रही है, तमाम तरह की चीजें हो रही, क्योंकि 2030 तक पहुंचते पहुंचते हम मोस्ट प्रोडक्टिव एज में आ जाएंगे। इसीलिए कल की जो न्यूज आई, अगर आपने पढ़ा होगा, कि भारत 2047 तक अपनी इनकम को 7 गुना बढ़ा लेगा, 7 टाइम्स। अब ऐसा क्या होगा? कई लोग जो है बैठ के मैथमेटिक्स लगा रहे हैं। कई लोगों ने सुना होगा, अरे यार आज तो लगभग मान लो 2000, मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल लेते हैं, $2000 है, कैसे कह रहे हैं जो है 15 लाख प्रति व्यक्ति जो है आय हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। अरे जोड़ लोगे तो भी नहीं होगा, क्या चमत्कार कर देगी गवर्नमेंट? उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अचानक से क्रांतिक हो जाएंगे। जैसे ही 2030 में हम जाएंगे, हमारी प्रोडक्टिव एज बढ़ जाएगी, यानी हम अपने अनुभव से, हमारा यूथ जो है वो $multi कंपनीज क्रिएट कर देगा, $1 million कंपनीज क्रिएट कर देगा। आज जो स्टार्टअप है, मान लो आज जो यूथ है, जो उसके दिमाग में कॉलेज में विचार चल रहा है कि यार मैं आऊंगा कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये काम करूंगा, 2030 में जब ये पहुंचेगा तो इसको वो रियलिस्टिक लेकर आ जाएगा, वो काम करना, और उसकी कंपनी क्या करेगी? रेवेन्यू कमाना शुरू कर देगी। यानी अगर आज उसकी नेटवर्थ 0 है तो उस समय नेटवर्थ उसकी हो सकता है मिलियंस में हो। तो ये क्या होगा? ये सारी इकोनॉमी में जुड़ेगी। और ऐसे जाने कितने यूथ होंगे, एग्रीकल्चर में लोग जा रहे हैं, एग्रीकल्चर में संभावनाएं तलाश रहे हैं कि कैसे नई तरह की खेती हो। बहुत से ऐसे लोग जानता हूं ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट सीख रहे हैं कि कैसे कूड़े से जो है वो पैसा कमाया जा सकता है। तो उनको हर तरीके से ये समझ में आ रहा है। इट इज नॉट अबाउट कि पीसीआई इंक्रीज हो रहा है, इट इज अबाउट समझो कि क्यों हम तेजी से बढ़ेंगे। आज हम अगर बात करें तो आज के हिसाब से हम मुश्किल से 3 गुना बढ़ पाएंगे, 3 गुना आज के हिसाब से जो हमारा ग्रोथ है। तो कल जो न्यूज आई थी उस न्यूज में बोला 7 गुना बढ़ जाएगा। तो तुम्हारे मन में आएगा कैसे यार फालतू बातें कर रहे हैं 7 गुना? क्योंकि 2030 एक ऐसी विंडो खुलेगी जहां हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव एज में हम एंटर कर जाएंगे। जो यूथ आज सोच रहा है, स्टार्टअप करने की सोच रहा है, जो आज पढ़ाई कर रहा है, जिसके मन में सपने हैं, जैसे मान लो आज हो तो आज 2023 में आप आईएएस बनने के सपने देख रहे हो, आप 2030 तक आप में से बहुत से लोग आईएएस बन चुके होंगे, आईपीएस बन चुके होंगे, सिविल सेवा में जा चुके होंगे, उनकी इनकम बढ़ चुकी होगी, उनकी जो नॉलेज है वो समाज में अपना कंट्रीब्यूशन उनका बढ़ा चुके होंगे। तो 2030 में जो यूथ है वो बहुत बड़ी संख्या में प्रवेश करके भारत की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। और जैसे ये प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, हमारी मोस्ट प्रोडक्टिव एज में हम एंटर करेंगे, वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट बोलते हैं ऑफ इकोनॉमी, यानी बहुत प्रभावी जो है हमारा सेगमेंट है, वो यहां पर बढ़ जाएगा। राइट? इसीलिए विजन डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया? 2030, क्योंकि भारत प्रोडक्टिव एज में, और यहां से जो हम कमाना शुरू करेंगे उसी आधार पर 2047 में कहा गया कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो लोग कह रहे हैं भैया मजाक चल रहा है। मजाक नहीं चल रहा है, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। 2030 के बाद हमारी गति कई गुना बढ़ जाएगी। आज के हिसाब से उसके मत देखो, क्योंकि हम अभी प्रोडक्टिव एज में एंटर नहीं कर पाए हैं।
समझे? ये बात आज समझ में आई? कुछ नया कॉन्सेप्ट मिला तो लगा तो यार कुछ कम से कम थैंक यू तो भेज दो, कुछ नया बताया हो कि कैसे वो चमत्कार होगा, कैसे हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, कैसे हम अगर हमारा आज के हिसाब से देखें तो केवल 3 गुना हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़नी चाहिए, 7 गुना कैसे बढ़ जाएगी। 2030 हमारा मोस्ट प्रोडक्टिव एज कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और तब हमारे प्रभाव कई गुना बढ़ जाएंगे। इसीलिए लोग भारत को मैथमेटिक्स में देखते हैं, अरे यार कुछ नहीं हो सकता, कहां से आ जाएगा पैसा, यहां से आएगा, यहां से हम ग्रोथ करेंगे। इसीलिए जो विजन डॉक्यूमेंट है वो 2030 को फोकस करता है। 2030 का मतलब क्या हुआ कि कैसे आप जो है 2030 में हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो इस पूरे डॉक्यूमेंट में मैं आपसे अलग अलग चीजों के बात करूंगा। जैसे मैं भारत की प्रशासन के बारे में बात करूंगा, 2030 में भारत का प्रशासन कैसा होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के सामने उसके चैलेंज क्या होंगे। ऐसा नहीं है, प्रशासन के सामने बहुत चैलेंज आएगा क्योंकि ये यूथ डिमांड करेगा, और वो डिमांड हम पूरी करने के लिए आगे क्या करेंगे। हमारा हेल्थ सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ सेक्टर है। सबसे पहले मैं ये शुरू करूंगा कि हेल्थ सेक्टर हमारा क्या हो, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को स्वस्थ रखना बहुत बड़ी चुनौती है। आज टाइप 2 डायबिटीज हमारे 3 से 7 साल के बच्चों को हो रहा है। ऐसी बीमार पीढ़ी का हम प्रोडक्टिविटी क्या निकालेंगे? वो तो कंज्यूम करने लगेगा, वो मां बाप का नहीं अपने ध्यान रखने में, अपनी डायबिटीज की दवाई में खत्म हो जाएगा। तो हेल्थ सेक्टर की चैलेंजेस क्या हैं हमारे सामने, हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इकोनॉमी चेंज होगी। कल मैंने आपको इसका जो है वो एक तरीका बताया था, मैंने आपको आरडी और इंडिया वे में आरडी और आरसी का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, ठीक है, यानी कि रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्स कैप्चरिंग। तो भारत रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है। हर नागरिक को, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट में बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, कश्मीर में बैठा हो, कन्याकुमारी में, हर व्यक्ति अपने आप को इकोनॉमिक्स कल्चर का पार्ट समझे। द इंडिया वे की वो क्लास जहां मैंने इकोनॉमिक कल्चर को डिफाइन किया था, अगर वो आपने देखी सुनी होगी तो आपकी लाइफ की वो बहुत बड़ी एक जो है वो परिवर्तनकारी क्लास है, उस पर आपको फोकस करना चाहिए। वो बहुत बड़ा एक चेंज है। तो आपको इस सब चीजों के बारे में बात